चलो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ओ ए बी इज अ ट्राइंगल एंड ओ बी डी सी इज अ रेक्टेंगल। दो शेप्स की बात हो रही है। एक आपका शेप है ओ ए बी जो कि ट्राइंगल है आपका, और एक आपका शेप है ओ बी डी सी जो कि रेक्टेंगल है। अच्छा, रेक्टेंगल की बात हो गई तो यहाँ पे इक्वल वेक्टर लाजमी लगेंगे। ठीक है। वेयर ओ डी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट ई। ओ डी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट ई। ओ डी और बी सी आपके क्या है, डायगनल्स हैं। और डायगनल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं लेंथ में। तो एफ इज द पॉइंट ऑन सी डी। एफ आपका एक पॉइंट है सी डी पे, सच दैट ये आगे रेशो का काम है पूरा, अभी उस पर बाद में आता है। वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू ए। वेक्टर ओ ए जो है ये आपका ए है। वेक्टर ओ बी, ये वाली लाइन ये आपकी बी है। और वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू सी, यानी ये वाली लाइन। ठीक है, काम करते हैं हम लोग अपने सीक्वेंस से चलते हैं। सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स लगाना शुरू करते हैं। इक्वल वेक्टर हमारे अभी सिर्फ किस पे लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल पे लगेंगे। और अगर ये ओ से लेके बी तक का वेक्टर बी है, तो सी से लेके डी तक का भी वेक्टर कितना होगा, ये भी आपका बी होगा। तो इसको मैं अलग से यहाँ पे बना लेता हूँ कि वेक्टर सी डी ये भी हमारा बी के बराबर है। और वेक्टर ओ सी अगर हमारा सी है, तो वेक्टर बी डी भी हमारा कितना होगा, वेक्टर बी डी भी हमारा सी होगा। ये हमने वो सारी इंफॉर्मेशन लगा दी जो कि इक्वल वेक्टर की हेल्प के थ्रू हम लोग लगा सकते थे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है एफ, इस पे रेशियो लग रहा था, तो अब हम इस पूरी लेंथ को, लेंथ सी डी को दो पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, एक सी से लेके एफ तक और एक एफ से लेके डी तक। तो रेशियो हमारे पास ये है, सी एफ इज इक्वल टू 3/4 ऑफ सी डी। तो सी डी को दूसरी साइड पे ले आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सी एफ डिवाइडेड बाई सी डी इज इक्वल टू 3/4। सी एफ जो रेशियो की टर्म्स में है वो कितना है, 3 है। पॉइंट सी ये रहा, पॉइंट एफ ये रहा। तो अगर रेशो की टर्म्स में इसकी बात करें तो ये कितने हैं इसके पार्ट्स, इसके पार्ट्स 3 है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 3 रेशो है। ठीक। अच्छा, रेशो की चीज़ों का ना कोशिश करना कि रेशो लिख लो, मेंशन कर लो। नहीं तो कभी कभी ना लेंथ के साथ बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि लेंथ तो नहीं है ये। फिर दूसरी जो हमें बताई हुई है वो बताई हुई है सी डी की। सी डी की रेशो कितना है, 4 है। पॉइंट सी ये रहा, पॉइंट डी ये रहा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशो कितना होगा, 4। अच्छा, एक चीज, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशो 4 है, तो हम एफ से लेके डी तक का कितना होगा, 4 - 3। और 4 - 3 कितना होता है, 1। तो हमें एफ से लेके डी का रेशो पता चल गया कि वो कितना होगा, वो हमारा 1 रेशो होगा। अच्छा, ये बात तो हो गई रेशो की टर्म्स में। और हमें पता है कि सी डी जो है हमारा, ये बी है और सी डी रेशो की टर्म्स में कितना है, 4 है। तो इसको हम 4 रेशो भी लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में करके, कि हमारा 4 रेशो है। ठीक है। अब देखो, हमें सी से लेके डी तक की टोटल लेंथ दी हुई है एक्चुअल में, वो कितनी है, बी है। और सी से लेके डी तक का भी रेशो हमें दिया हुआ है, वो कितना है, 4 है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक्चुअल को डिवाइड करते हैं रेशो से। तो यहाँ पे आ जाओ, एक्चुअल है हमारी बी और रेशो है 4। ये आंसर जो है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ईच रेशो को, यानी सिंगल रेशो को। अब सी से लेके एफ के पास कितने रेशो हैं, 3। तो हम इसको क्या करेंगे, इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3b/4। और फिर एफ से लेके डी के पास कितने रेशो हैं, एक ही रेशो है, तो वो आपका ये b/4 ही रहेगा। तो अगर हम बात करें सी से लेके एफ तक की, तो ये आपके पास है 3b/4। और अगर हम एफ से लेके डी की बात करें, तो ये आपके पास सिंपली है b/4। ये हमने अपनी पूरी लेंथ को दो डिफरेंट लेंथ में डिवाइड कर लिया। सी से लेके एफ तक आपकी 3b/4 है, और एफ से लेके बी की आपके पास b/4 है। और अगर टोटल की बात करें, तो ये पूरी टोटल आपके पास बी है। ठीक है। ये चीज हमने कर ली। सीक्वेंस से चले हम लोग, सबसे पहले क्या लगाया, इक्वल वेक्टर लगाया। उसके बाद हमने क्या लगाया, हमने रेशो लगाया। अब पार्ट्स पे आ जाते हैं। पार्ट ए में हमें कह रहा है एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ वन और मोर ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी। ठीक है। वेक्टर ए बी, पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा। अगर ए से बी पे जाना है तो ए से पहले ओ पे आना पड़ेगा और फिर ओ से हमें बी पे जाना पड़ेगा। तो अगर तुम नोट करो तो हमारे पास जो वेक्टर है वो ओ ए का है, मतलब इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, लेकिन हमने उसकी अगेंस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो ये आपका नेगेटिव ए हो जाएगा।
और फिर वेक्टर ओ भी हमारा सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव ए प्लस बी हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए। ये आपका आ गया वेक्टर बी माइनस ए, किसका? वेक्टर ए बी का। इसको हमेशा मेंशन कर लो जो जो ढूंढते जाओ। ये आपका है बी माइनस ए। ठीक है। फिर आ जाओ वेक्टर ओ ई। वेक्टर ओ ये रहा, वेक्टर ई ये रहा। यहां से यहां जाना है। अब देखो, एक काम ये हो सकता है कि डायरेक्ट हमें कुछ पता होता है यहाँ का, लेकिन हमें डायरेक्ट पता नहीं है। ठीक है। एक काम ये हो सकता है कि हम यहाँ ओ से पहले सी पे आए, और फिर सी से हम ई पे आए, या डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, ओ से बी पे आए, बी से ई पे आए, या और बहुत रास्ते हैं। मेन जो चीज है ना, वो आपकी ये बीच वाली लेंथ ढूंढना है। और हमने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज में एक चीज पढ़ी थी, मेंसुरेशन के चैप्टर में, और एंगल्स एंड पॉलीगॉन्स के चैप्टर में भी आई थिंक। वो ये कि जो डायगनल होता है, डायगनल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाते हैं, और हमेशा क्या होता है, इक्वल इन लेंथ होता है। इक्वल इन लेंथ के साथ साथ जो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की होती है, वही लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की होती है। और ये सेम चीज इधर के लिए भी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, वही लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की भी होती है। इन शॉर्ट ये आपका ना मिड पॉइंट होता है दोनों लाइंस का, जहाँ पे ये ई है ना आपका, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट ढूंढने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ओ से लेके डी तक का वेक्टर ढूंढ सकते हैं। हम लोग सी से लेके बी तक का वेक्टर ढूंढ सकते हैं, और इसको डिवाइड बाय टू कर देंगे। तो एक काम करते हैं, ओ से लेके डी का वेक्टर ढूंढते हैं पहले। इसको मेंशन कर लेते हैं, वेक्टर ओ डी ढूंढ रहे हैं अभी हम। पॉइंट ओ ये रहा, पॉइंट डी ये रहा। यहाँ से पहले हम इधर आएंगे, और फिर इधर से हम इधर चले जाएंगे, यानी ओ से पहले सी पे आएंगे, और फिर सी से हम डी पे चले जाएंगे। तो वेक्टर ओ सी हमें गिवन है सी, और वेक्टर सी डी हमें गिवन है पूरा का पूरा एफ। तो ये आपका हो जाएगा सी प्लस बी। देखो, वेक्टर ओ से पहले सी पे आए, तो हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो कितनी गिवन है सी। और फिर हम सी से डी पे आए, तो वो हमें सेम डायरेक्शन में उसकी जा रहे हैं, तो वो कितनी गिवन थी, हमें टोटल गिवन थी बी। तो ये आपकी हो गई सी प्लस बी, पूरी ओ से लेके डी तक की लेंथ। अभी हमें क्या चाहिए, वेक्टर ओ ई, यानी इसका हाफ चाहिए ना। ओ डी अगर पूरी है और ई इसका मिड पॉइंट है, तो ओ ई इसका हाफ हो गया। तो हम लोग सिंपली सी प्लस बी को कर क्या देंगे, सी प्लस बी को डिवाइड बाय टू कर देंगे। यानी अगर वेक्टर ओ ई चाहिए, तो सी प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। और इसको यहाँ पे हम लोग अपने आंसर में लिख देंगे, सी प्लस बी डिवाइड बाय टू। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक, ये जो भी मैंने आंसर लिखा है, ये गलत लिखा है मैंने जानबूझ के। देखो, अगर हमने इस तरह लिखना है ना, मतलब सिंगल लाइन में कुछ लोगों की आदत होती है सी प्लस बी ओवर टू लिख देंगे। ये चीज गलत है, क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे ना, ये आपने असल में पता है क्या लिखा है, ये आपने लिखा है प्लस बी, बी डिवाइड बाई टू लिखा है। यानी बी डिवाइड बाई टू अलग है और सी अलग है। इस चीज का ये मतलब है जो अभी मैंने लिखी हुई है। लेकिन अगर हम सिंगल लाइन में लिख रहे हैं ना, और दो एक से ज्यादा टर्म्स हैं, यानी दो टर्म्स है, तीन टर्म्स है, और उन सबके नीचे सेम ही डिनोमिनेटर है, तो हम ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। तो अगर सिंगल लाइन में कभी भी लिख रहे हो, तो इस तरह से लिखो ब्रैकेट लगा के। नहीं तो हमेशा किस तरह लिखना है, तो हमने जैसे ही हमने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, इस तरह का आंसर दे दो, ताकि फजूल का मार्क ना कट जाए आंसर का। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। वेक्टर ओ ई अभी हमने ढूंढा है सी प्लस बी ओवर टू। ठीक है, आगे आ जाओ। वेक्टर ई एफ, ई से एफ जाना है। अब पॉइंट ई आपका कहाँ है, पॉइंट ई दिख क्यों नहीं रहा मुझे, पॉइंट ई ये रहा, पॉइंट ई ये रहा। और पॉइंट एफ आपका कहाँ है, पॉइंट एफ आपका ये रहा। तो ठीक है, काम कर सकते हैं हम लोग, पहले ई से डी पे आ जाएं। ठीक है, और फिर डी से एफ पे आ जाएं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि अगर ओ से लेके ई तक सी प्लस बी डिवाइड बाई टू है, तो ई से लेके डी तक भी कितना होगा, सी प्लस बी डिवाइड बाई टू। तो हम लोग यही कर लेते हैं, ई से पहले हम लोग डी पे आ जाते हैं, और फिर डी से हम लोग एफ पे चले जाते हैं। तो ई से डी आपका है सी प्लस बी डिवाइड बाई टू, सी प्लस बी डिवाइड बाई टू प्लस। अब हमने डी से कहाँ जाना है, डी से एफ पे जाना है। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो एफ से डी का गिवन है, यानी पॉइंट एफ से पॉइंट डी पे जा रहा है। लेकिन हमने इसकी अगेंस्ट डायरेक्शन में जाना है। तो ये जो बी ओवर फोर पॉजिटिव में लिखा हुआ है ना, ये हम लोग किस में लिख देंगे, ये हम लोग नेगेटिव में लिख देंगे। तो ये आपका प्लस नहीं आएगा, ये आपका है माइनस बी डिवाइड बाई फोर। मैंने सही लिखा है, बी डिवाइड बाई फोर, हाँ। अब अगेन हमेशा की ना डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो यहाँ पे आपका टू को फोर बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाई टू, और ऊपर दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई बाई टू। तो ये आपका हो जाएगा टू सी प्लस टू बी ओवर फोर माइनस बी
ओवर 4। दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर है, एक दफा लिख दोगे तो 2c + 2b - b ओवर 4। और 2b इसमें से b माइनस कर देंगे तो आपका बच जाएगा 2c - b ओवर 4। ये हमारा इसका आंसर आ गया 2c - b ओवर 4। ठीक है, ये आसान से पार्ट है, इसमें ऐसा कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है जो हम लोगों ने ना किया हो। आगे आ जाओ। पार्ट बी। जी इज द पॉइंट ऑन ए बी। एक पॉइंट है आपका ए बी पे, पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा, और आपका जी ना इस लाइन पे कहीं लाया कर रहा होगा। ठीक है, तो ये अभी जो हमने अंदर लिखा हुआ है इसको एक मिनट हटा देते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा साफ हो जाए। सच दैट वेक्टर ओ जी। अच्छा, हमें वेक्टर ओ जी भी बताया हुआ है, और वो है 3/5a +2/5b। आपका वेक्टर ओ जी डायग्राम पे कहाँ होगा? यार वेक्टर ओ ये रहा, ठीक है, और जी क्या है? जी हमारा इस लाइन पे कहीं पे भी एक जगह पे पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, हम रैंडम एक पॉइंट बना लेते हैं कि बोल देते हैं लेट से ये जो भी हमने ब्राउन से पॉइंट बनाया ये हमारा जी है। ठीक है, और ओ से कहाँ जाना है? ओ से जी जाना है। ओ से जी कैसे जाएंगे? इस तरीके से लाइन बना के। ठीक है, और ये हमें कितना गिवन है अभी हम नीचे क्वेश्चन में देखा? 3/5a +2/5b। 3/5a +2/5b। ये वो इंफॉर्मेशन हमने डायग्राम पे बना ली जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। अच्छा, क्या रहा है? एक्सप्रेस वेक्टर ए जी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। गिव योर आंसर एज सिंपली एज पॉसिबल। वेक्टर ए जी ढूंढना है। अब देखते हैं। यार वेक्टर ए जी, पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट जी ये रहा। तो इधर आने के लिए हम क्या करेंगे? हम ए से पहले ओ पे जाएंगे, और ओ से फिर हम जी पे जाएंगे। और हमारे पास दोनों वेक्टर गिवन है, हमारे पास ये ए भी गिवन है, और हमारे पास ये भी ओ से लेके जी का वेक्टर गिवन है। अच्छा बाय द वे मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों के नीचे 5 है, तो पता है इसको तुम लोग यूं भी लिख सकते हो, 3a + 2b/5। इंस्टेड के दो दफा बार बार लिखो, एक दफा इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ठीक है, वेक्टर ए जी देखना है ना, तो ए से पहले ओ आएंगे और ओ से जी आएंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि हमें ओ से ए दिया हुआ है, मतलब ओ से ए की हमें वेक्टर बताई हुई है ए, लेकिन हम उसकी अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये आपका नेगेटिव ए हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। आपका सबसे पहले आएगा -a, फिर +3a + 2b/5। अब देख लो यार, यहाँ पे इसके ए के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमें लाना पड़ेगा 1। कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, और इसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 5 से। और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये आपका हो जाएगा -5a + 3a + 2b और ओवर 5, क्योंकि सबके नीचे आपका 5 आ गया होगा। तो -5a + 3a को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपका बचेगा 2b - 2a/5। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 2b - 2a/5। अच्छा, हमेशा एक काम कर लेना कि अगर तो आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा हो ना, तो कॉमन लाजमी ले लेना। जैसे यहाँ पे 2 इधर भी है इधर भी है ना, तो हम बजाय ये कि 2 को 2 बार लिखें, हम यहाँ पे बोल देंगे 2(b - a/5)। तो ये चीज़ ना तुम लोग के आगे पार्ट्स में कभी कभी हेल्प कर देगी, तो इस वजह से लाजमी करना 2(b - a/5)। और इस कॉमन लेने से एक फ़ायदा ये भी होगा कि कभी कभी ना कुछ ऊपर के नंबर्स नीचे वाले नंबर से एलिमिनेट हो रहे होते हैं, तो जब वो तुम कॉमन लोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। खैर अभी यहाँ तो 2 और 5 सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, लेकिन खैर ये हमारा हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ ए जी टू जी बी। पॉइंट ए, पॉइंट जी, पॉइंट बी। हमने बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना रेशियो है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना रेशियो है। अब रेशियो के लिए हमें सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि ए से लेके बी तक कितना था। और अगर तुम लोग नोट करो तो वो हमने निकाला है, ए से बी तक ये कितना आ रहा था? b - a। इसको यहाँ पे जरा मेंशन करता हूँ। ए से बी तक की अगर हम बात करें तो ये हमने निकाला हुआ है बी, सॉरी, तो ये हमने निकाला हुआ है b - a। और ए जी अभी हमने निकाला है 2, छोटी राइटिंग कर लो, ए से जी अभी हमने निकाला है 2/5
बी माइनस ए, ऐसा ही है। अब मुझे एक चीज बताओ कि ए से लेके बी तक हमारा बी माइनस ए है, और ए से लेके जी तक हमारा 2/5 ऑफ बी माइनस ए है। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? नीचे वाला जो नंबर है ये हमारा टोटल है। ये टोटल क्या मतलब है? ए से लेके बी तक अगर रेशो की टर्म्स में बात करें ना, तो 5 है। 5 में से 2 रेशो आपके ए से जी पे चले गए, तो जी से लेके बी पे कितने रेशो हो जाएंगे? 5 - 2 कर दो, 5 - 2 कितना होता है? 5 - 2 आपका 3 होता है। तो हमें यहाँ पे ये बात समझ आई कि ए से लेके बी तक का टोटल रेशो 5 था, वो हमें फ्रैक्शन से पता चला। ठीक है। और उस टोटल 5 रेशो में से 2 रेशोज ए से लेके जी ने ले लिए, और जी से लेके बी तक का रेशो कैसे निकालेंगे? या टोटल 5 रेशो थे, 2 हमारे चले गए, तो 5 - 2 कितने रहते हैं? 3। तो हमने ये बताना था ए जी और जी बी का रेशो। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2:3। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आखिरी पार्ट पे आ जाओ। और पार्ट 3 में हमें कह रहा है एक्सप्रेस वेक्टर एफ जी इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, गिव योर आंसर एज सिंपली एज पॉसिबल। और ये बात मैंने शायद तुम लोगों को कल भी बता दी थी, एक दफ़ा फिर से बता दूं। इन टर्म्स का मतलब होता है कि आपका जो आंसर आएगा वो इसके हिसाब से आएगा, मतलब आपके आंसर में ए भी आ रहा होगा, बी भी आ रहा होगा, और सी भी आ रहा होगा। और गिव योर आंसर एज सिंपली एज पॉसिबल का मतलब ये है कि हम लोगों ने जब तक उसको सिंप्लीफाई करना है, जब तक फर्दर ना कर सकते हो। तो वेक्टर एफ जी, वेक्टर एफ जी, सबसे पहले आपका पॉइंट एफ देख लेते हैं। पॉइंट एफ कहाँ है? वेक्टर पॉइंट एफ ये रहा, पॉइंट जी ये रहा। तो हमें यहाँ एफ से पहले डी पे आना पड़ेगा, डी से बी, सॉरी डी से बी पे आना पड़ेगा, और बी से जी पे जाना पड़ेगा। तो अगर तुम लोग नोट करो तो एफ से लेके डी का भी वेक्टर हमारे पास है बी/4। डी से बी का वेक्टर नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि बी से डी का वेक्टर सी है। तो अगर डी से बी का वेक्टर चाहिए होगा तो वो नेगेटिव सी हो जाएगा। बी से जी का वेक्टर हमने नहीं निकाला हुआ है। मुझे यार एक चीज बताओ, अगर हमने वेक्टर नहीं भी निकाला, तो क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं 3/5 बी माइनस है? क्योंकि टोटल लेंथ थी आपकी ए से लेके बी तक बी माइनस है, और आपका टोटल रेशो कितना था? टोटल रेशो 5 था। उस टोटल रेशो 5 में से 2 रेशोस ए से लेके जी ने ले लिए, तो जी से बी के पास कितने बचेंगे रेशो? 3/5। तो ये हमारे पास जी से बी का भी रेशो आ गया, लेकिन हमने कहाँ से बी से जी पे जाना है ना, तो हम इसका जो साइन है वो फ्लिप कर देंगे, +3/5 की जगह -3/5 लिखेंगे। तो रेशोज सारे हैं हमारे पास, बस हमने यहाँ पे चीजें लिखते हुए जाने हैं। सबसे पहले एफ से डी पे जाएंगे, तो b/4 आएगा। सबसे पहले b/4, फिर हमने जाना है डी से बी पे, और क्योंकि हम अगेंस्ट जा रहे हैं डायरेक्शन के, तो ये आपका हो जाएगा -c। तो b/4 -c, और फिर -3/5 बी माइनस है। अब इस चीज को सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आपका हो जाएगा b/4 -c/1, और माइनस को ऐसे ही 1 मिनट रहने देते हैं। 3 × b आपका 3b होता है, 3 × -a आपका -3a होता है। इन दोनों के नीचे आपका 5 है। अच्छा, ये मैंने वापस ब्रैकेट में इसको क्यों लिखा, उसकी वजह ये थी कि यार इस पूरे फ्रैक्शन से पीछे आपका नेगेटिव का साइन था। तो जब भी फ्रैक्शन से पीछे आपका नेगेटिव का साइन हो और आगे आपकी दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो, तो हमेशा ब्रैकेट लिखना है, ताकि हमारे बॉड मास के रूल यहाँ पे खराब ना हो। तो खैर, ये हमने इसको एक और दफ़ा देख लेते हैं। अब हमने यहाँ सबका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। एक के नीचे 4 है, एक के नीचे 1 है, एक के नीचे 5 है। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 20। तो एलसीएम में हम लोग करेंगे कि आप 4 को 20 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। सी को मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, और इधर 5 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, और इधर 3b - 3a को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। बाहर 4 लिख लेते हैं, चलो। ये आपका बाहर 4 आ जाएगा इस साइड पे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 5 × b आपका 5b होता है, 5 × 4 आपका 20 होता है, -20c/20, -4 × 3b, तो ये आपका होगा -12b, और -4 × आपका हो जाएगा +12a/5। अब इन सब का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, सॉरी ओवर 5 नहीं, ओवर 20 है।
इन सब का डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया है, सबको एक दफ़ा लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 5b माइनस 20c माइनस 12b प्लस 12a ओवर 20। और लाइकली टर्म्स जो है हमारी यहाँ पे वो है 5b और माइनस 12b। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका 5b माइनस 12b आपका होता है -7b माइनस 20c प्लस 12a ओवर 20। ये चीज़ हमारी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। बाकी यहाँ पे देख लो यार, ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं है। एक में बी आ रहा है, एक में सी आ रहा है, एक में ए आ रहा है, तीनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। और नंबर भी ऐसे हैं जो किसी सेम टेबल में नहीं आते। 20 और 12 तो आता है लेकिन 7 नहीं आता, तो हम यहाँ पे ऊपर कॉमन कुछ भी नहीं ले सकते। एक गलती ये नहीं कर देना कि इस 20 को इस 20 से काट दो। तो यहाँ पे हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसको आंसर सेक्शन में लिख देते हैं। 12a माइनस 20c माइनस 7b ओवर 20। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अच्छा, बाय द वे क्वेश्चन जो है ना, ये कितने मार्क का है? 1 मार्क, 2 मार्क, 4, 5, 6, 7, 8। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और आई थिंक ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वेक्टर के यूजुअली तुम लोग ने अगर कल नोट किया हो, क्वेश्चन ना मैक्सिमम मैक्सिमम 5 से 6 मार्क के होते हैं। जैसे ये है 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 7 मार्क का ये है। फिर ये 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क का ये है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम जो यूजुअल केसेस में वेक्टर के क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो 4 से 5, 5 से 6 मार्क्स से आ रहे होते हैं। लेकिन ये क्लोथा क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स का है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेक्टर का क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, खैर। अच्छा, आगे आ जाओ। अब ये हमारा ग्राफ का क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगर तुम लोग नोट करो तो एक पॉइंट हमें बना के दिया हुआ है ए, और एक हमें वेक्टर दिया हुआ है एफ। और बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें दे रहा है कि एफ का वेक्टर ये है, जी का वेक्टर ये है, एच का वेक्टर ये है। द वेक्टर एफ एंड द पॉइंट ए आर शोन ऑन द ग्रिड। ऑन द ग्रिड, मार्क एंड लेबल द पॉइंट बी व्हेन वेक्टर ए बी इज इक्वल टू एफ प्लस जी। हमने पॉइंट बी को मार्क करना है आपके ग्राफ पे, और हमें कह रहा है कि वेक्टर ए बी जो है वो ये है। तो एक काम करते हैं, जो उसने पहले इंफॉर्मेशन दी है उसको जरा नोट करते हैं। वेक्टर ए बी उसने बोला है कि एफ प्लस जी के बराबर है। और वेक्टर एफ की हमें उसने इंफॉर्मेशन दी है 3/2, प्लस वेक्टर जी की उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है 4/1। एक्स की वैल्यू को एक्स की वैल्यू के साथ प्लस करो। 4 + 3 कितना होता है? 7। और वाई की वैल्यू को वाई की वैल्यू के साथ प्लस करो। 2 + 1 कितना होता है? 3। ये क्या बता रहा है आपका? ये आपका वेक्टर ए बी बता रहा है। यानी अगर आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो ये वाले आपने वेक्टर फॉलो करने। एक्स की वैल्यू आपकी किसकी मूवमेंट होती है? आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। और अगर पॉजिटिव है तो ये आपकी राइट साइड पे मूवमेंट होगी। और वाई की वैल्यू आपकी वर्टिकल मूवमेंट होती है। और अगर पॉजिटिव है तो ये आपकी क्या होगी? ये आपकी अपवर्ड मूवमेंट होगी। यानी 7 पॉइंट्स हम लोग ए से राइट साइड मूव करेंगे, और उसके बाद 3 पॉइंट्स अपवर्ड मूव करेंगे, तो हमारे पास बी का पॉइंट आएगा। तो चलो इसको देख लेते हैं। पॉइंट ए ये ना हमारा, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। यहाँ से 7 पॉइंट राइट साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और फिर 3 पॉइंट्स अपवर्ड, 1, 2, 3। ये हमारा पॉइंट बी है। और ये आपकी जो पूरी लाइन मैंने बनाई है ये आपका क्या है? ये वेक्टर ए बी हमने बना दिया। तो हमने सिर्फ यही चीज बतानी थी कि ये आपका वेक्टर ए बी जो है डायग्राम पे कहाँ बनेगा, तो हमने पॉइंट बी दिखा दिया उसको। ठीक है, आगे आ जाओ। द पॉइंट सी व्हेन वेक्टर ए सी इज इक्वल टू -2h। एक काम करते हैं, पहले ए सी को देख लेते हैं। वेक्टर ए सी जो है वो बराबर है -2h के। और h की वैल्यू हमें ऊपर दी हुई है कितनी? -1 और 2। अच्छा, आगे चलने से पहले एक छोटी सी चीज कि फॉर एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है -2, और इस तरीके से लिखा हुआ है। और एक चीज लिखी है, ये दो डिफरेंट चीजें। दो डिफरेंट चीजें कैसे हैं? यार देखो, इधर ना ये आपका अंदर फ्रैक्शन है।
अगर आपका साथ साथ बार डल जाता है ना तो ये आपका फ्रैक्शन होता है। और फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि अगर आप दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, यानी -2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये आपका हो जाएगा 2। और नीचे भी आपका क्या है, नीचे भी आपका 2 है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, आपका आंसर क्या आएगा 1। लेकिन एक चीज होती है आपकी वेक्टर्स, यहाँ पे अगर आपका कोई बार नहीं है ना तो फिर आप बाहर वाले नंबर को अंदर वाले नंबर ऊपर से भी मल्टीप्लाई करोगे और नीचे वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करोगे। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये आपका होगा +2। और -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका होगा -4। ये चीज होती है हमारी, ठीक है। अगेन ऊपर वाली वैल्यू आपको एक्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बताती है, पॉजिटिव है तो हम लोग राइट साइड मूव करेंगे। और नीचे वाली वैल्यू आपको वर्टिकल मूवमेंट बताती है, और नेगेटिव है तो हम लोग डाउनवर्ड साइड मूव करेंगे। तो ए से अगर सी पे जाना है, क्योंकि ये वेक्टर ए सी था, तो अगर ए से सी पे जाना है तो 2 पॉइंट्स राइट मूव करना है और फिर 4 पॉइंट्स नीचे मूव करना है। तो चलो करते हैं इसको। ए से सी पे जाने के लिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट राइट, और फिर एक मिनट ये क्या हो गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट राइट और 4 पॉइंट डाउनवर्ड। 1, 2, 3, 4। ये पॉइंट जो है ये हमारा पॉइंट किसका है, ये पॉइंट हमारा सी का है। तो ये हमारा एक इस तरीके से वेक्टर बन जाएगा। ये बाकी चीजें हटा दो, ये जो हमने क्लाउड्स बनाए हुए हैं, ये हमारा एक और पार्ट सॉल्व हो गया यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आगे चलने से पहले अगर जस्ट इन केस यहाँ पे वो तुमसे पूछता कि वेक्टर सी, कोई वेक्टर सी भी बता दो। वेक्टर सी भी बताने का कैसे बताते हैं, तो देखो हमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट राइट मूव होना होता है, और 1 पॉइंट 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स अपवर्ड मूव होना होता है। तो तुम लोग इस तरह की फॉर्म में दे देते, इधर एक्स की वैल्यू बता देते यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इधर वाई की वैल्यू बता देते यानी वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है। खैर, पार्ट 3, द पॉइंट डी व्हेन वेक्टर ए डी इज इक्वल टू 2f - 3g। सेम काम है, हम लोग वेक्टर ए डी ढूंढ लेते हैं। वेक्टर ए डी जो है वो हमारा किसके बराबर है, 2f - 3g के। तो f की जगह हम उसकी वैल्यू रखते हैं, f की वैल्यू क्या है, 3 × 2 -3। g की वैल्यू आपकी क्या है, 4 × 1। तो 2 × 3 आपका 3 × 2 = 6 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, -4 × 3 = 12, और 3 × 1 = 3। एक्स की वैल्यू को एक्स की वैल्यू के साथ प्लस करेंगे, 6 - 12 आपका -6 होता है, और 4 - 3 आपका 1 होता है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव है यानी आपने लेफ्ट मूव करना है, वाई की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है यानी आपने अपवर्ड मूव करना है। तो ए से अगर डी पे जाना है तो 6 पॉइंट्स लेफ्ट एंड 1 पॉइंट अप। तो आगे उसको भी देख लेते हैं। पहले 6 पॉइंट्स लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट 6 पॉइंट था और अपवर्ड का 1 पॉइंट था, 1 पॉइंट इधर। तो ये आपका जो पॉइंट है ये आपका डी है, और ये आपका वेक्टर ए डी होगा। ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। इस तरह के मतलब ग्राफ्स आ सकते हैं हमारे पास। अब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखो, जैसे एक तरह का भी क्वेश्चन हमने किया कि हमने पॉइंट्स मार्क करने होंगे, और वो हमें बता देगा कि पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का वेक्टर इस चीज़ के बराबर है। और फिर वो तुमसे इसी ग्राफ पे और इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। वो फॉर एग्जांपल तुमसे पूछ सकते हैं कि वेक्टर डी बी बता दो। वेक्टर डी से बी कैसे बताओगे, टी से ऑल द वे तुम बी तक के बॉक्सेस काउंट करोगे कितने आ रहे हैं, वो एक्स की वैल्यू में लिख दोगे, क्योंकि राइट साइड मूव करोगे तो पॉजिटिव होगी। और फिर ऊपर जाके देख लेना कि कितने बॉक्सेस अपवर्ड मूव हो रहे हो, तो वाई की वैल्यू में लिख दोगे पॉजिटिव। बहुत चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, डी से आपका सी भी पूछ सकते हैं, या वेक्टर C to D पूछ सकता है, वेक्टर C to B पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन ग्रेड एज कम्पेयर टू बाकी वेक्टर्स के क्वेश्चन आसान होती है। तो खैर, आगे चलते हैं। चलो, एक और ग्रिड का क्वेश्चन देखो। अब देखो एग्जामिनर को कुछ नहीं मिला ना क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए, तो आपने उसने आपकी ग्रिड ही टिल्ट कर दी। मतलब अगर ये ग्रिड देखो तो ये 2D ग्रिड थी आपकी, और अगर ये ग्रिड देखो तो ये थोड़ी 3D फॉर्म में आ रही है, मतलब ऐसा टीवी की स्क्रीन लग रही है और हम इसको साइड से देख रहे हैं इस तरीके से। तो उसने ये काम कर दिया। तो देखो कह क्या रहा है,
सबसे पहले तो कुछ चीजें देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पे ना है क्या। यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, और आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए का, और एक वेक्टर दिया हुआ है बी का, और एक पॉइंट आपको दिया हुआ है आर। इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज पॉइंट ओ आर एंड वेक्टर्स ए एंड बी, गिवन दैट वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू 2a, मार्क एंड लेबल द पोजीशन पी ऑन द ग्रिड। यार अगर यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि वेक्टर ओ पी जो है वो आपका बराबर है 2 टाइम्स ए के, तो पहले ए की तो वैल्यू पता हो। ए की वैल्यू कैसे देखोगे? यार ओ से इधर जाना है, क्योंकि ये आपकी एरो की यूं बनी हुई है ना। ओ से ए पे कैसे जाओगे? एक पॉइंट लेफ्ट मूव करोगे, यानी -1। लेफ्ट पे मूव करने का क्या मतलब होता है? -1। और फिर एक पॉइंट, 2 पॉइंट नीचे मूव करोगे। नीचे जाने का भी क्या मतलब होता है? नेगेटिव। तो -2। ये हमारा वेक्टर है ए का। इसी तरह बी का भी कैसे निकालोगे? अब बी में अगर तुम नोट करो कि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। ओ से बी के कॉर्नर पे कैसे जा रहे हैं? 2 पॉइंट्स राइट साइड मूव कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू आपकी होगी 2। और क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट कुछ भी नहीं है, तो ये आपकी होगी 0। ये आपका बी। तो खैर, अब हमने बाकी के पॉइंट्स मार्क करने हैं। हमने सबसे पहले देख लिया कि ए और बी का वेक्टर है क्या। अगर ओ पी 2a के बराबर है, ये हमें यहाँ पे कह रहे हैं वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू 2a, तो अब हम आसानी से कर सकते हैं कि अगर वेक्टर ओ पी आपका 2a के बराबर है, तो a की जगह a की वैल्यू लिख दो। क्या है? -1 और -2। तो 2 × आपका -2 होता है, 2 × आपका -4 होता है। यानी o से आप ये वाली वेक्टर की डायरेक्शन फॉलो करोगे तो आपके पास पॉइंट p आएगा। -2 का क्या मतलब है? -2 का मतलब है 2 पॉइंट्स लेफ्ट, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और फिर 4 पॉइंट्स डाउनवर्ड, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा किसका है? ये हमारा पीक है। बाकी चीजें हटा दो। सबसे पहले हमने यही बताना था, मार्क एंड लेबल द पोजीशन ऑफ पी ऑन द ग्रिड। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। आगे आ जाओ। पार्ट बी, गिवन दैट वेक्टर ओ क्यू इज इक्वल टू 2b - a। वेक्टर ओ क्यू की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर ओ क्यू जो है वो आपका बराबर है 2b - a के। तो बी की जगह बी की वैल्यू रखो, क्या है? 2 और 0, माइनस ए की जगह ए की वैल्यू रखो, क्या है? -1 एंड -2। 2 × 2 आपका 4 होता है, 2 × 0 आपका 0 होता है, माइनस ये आपका -1 एंड -2 एज इट इज। एक्स की वैल्यू को एक्स की वैल्यू के साथ प्लस करो। 4 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 4 + 1 आपका 5, और 0 माइनस -2 आपका हो जाएगा +2। तो ये हमारे पास ओ क्यू की डायरेक्शन आ गई। ओ से आपने 5 पॉइंट्स राइट मूव करना है, और उसके बाद 2 पॉइंट्स अपवर्ड मूव करना है। तो चलो इसको देख लेते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट राइट, और 1 पॉइंट, 2 पॉइंट अपवर्ड। ये आपका पॉइंट क्यू आ गया। ठीक है, अभी जैसे हम पीछे क्वेश्चन करके आए वैसे ही है, सिर्फ फर्क ये है कि ग्राफ थोड़ा सा उसने टिल्ड कर दिया है कंफ्यूज करने के लिए। आगे आ जाओ। इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, और वो कह रहा है एक्सप्रेस ओ आर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अब देखो, अगर तो वो नॉर्मली बोलता ना कि वेक्टर ओ आर बता दो, ठीक है, या आप पॉइंट आर मार्क कर दो, तो हम क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं कि पॉइंट ओ से पॉइंट आर पे जा कैसे रहे। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट राइट साइड मूव किए, इसका मतलब है -3। और फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट अपवर्ड मूव किया है, यानी +3। तो ये -3 और 2 जो है ये आपका वेक्टर क्या है? ये वेक्टर ओ आर है। अगर वो हमसे सिंपली वेक्टर ओ आर पूछता ना, तो हम ये वाला आंसर दे देते, या अगर वो पॉइंट आर उसने मार्क करके ना दिया होता तो हम यहाँ पे मार्क कर देते। लेकिन उसने बोला है कि ओ आर बताओ इन टर्म्स ऑफ क्या? ए एंड बी, यानी ए और बी तुम्हारे आंसर में लाजमी आना चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, हमें एक बात पता है कि हमारी मूवमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, अगर तो हॉरिजॉन्टल मूव करें, अगर तो हॉरिजॉन्टल मूव करें, तो हमें पता है कि या तो ए की टर्न से मूवमेंट होगी या बी की टर्न से मूवमेंट होगी। इसी तरह अगर वर्टिकल मूव करें, तो या तो हॉरिजॉन्टल ए या तो ए की टर्न से मूवमेंट होगी या बी की टर्न से मूवमेंट होगी। तो हम एक चीज ये कह सकते हैं कि वेक्टर ओ आर जो है
ये हमारा बराबर है x टाइम्स a के, ठीक है, और x टाइम्स बी, सॉरी x नहीं, y टाइम्स बी के। मूवमेंट कौन कौन सी होती है? एक x एक्सिस पे होती है, एक y एक्सिस पे होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और फिर हमने ऐसे ही उसके साथ रैंडम वेरिएबल्स असाइन कर दिए a और b, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन थे, a और b। तो हमने बोला ठीक है, x की मूवमेंट जो होगी वो a के साथ होगी, y की मूवमेंट जो होगी वो b के साथ होगी। हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते थे, हम इसको ये बोल सकते थे कि वेक्टर ओ आर जो है वो हमारा बराबर है x टाइम्स बी के और y टाइम्स ए के। कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है, दोनों चीजें आपकी ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है जरा इसको देखते हैं। वेक्टर ओ आर हमें गिवन है -3 और 2 इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है -1 एंड -2, प्लस वाई की वैल्यू नहीं पता, लेकिन बी की हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 एंड 0। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, -3 एंड 2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय -2 -2x, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2y, और y मल्टीप्लाई बाय 0 0। और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका हो जाएगा -3 एंड 2 इज इक्वल टू -x+2y, आपका होता है 2y माइनस एक्स, और 2x+0 आपका होता है 2x। अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू है वो इधर x की वैल्यू के बराबर होगी, और इधर जो आपकी y की वैल्यू है वो इधर आपकी y की वैल्यू के बराबर होगी। तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि -3 इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स, और नीचे हम क्या ये कह सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 2x, ऐसा ही। अब एक काम कर लो कि यहाँ पे भी आपका x है, यहाँ पे भी x है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वल इस चीज को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है इधर 2 1 ज़ा, बल्कि नहीं, मैं वापस से लिख लूँ यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एक इक्वेशन है हमारी -3 इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स, और एक इक्वेशन है हमारी 2 इज इक्वल टू 2x। अगर राइट साइड वाली इक्वेशन की बात करें तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 / 2 इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, x की वैल्यू आपकी 1 आएगी। अब ये जो x की वैल्यू आ गई है ना, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको इधर x की जगह पुट कर सकते हैं। तो ये आपका होगा -3 इज इक्वल टू 2y -1। अब y को सब्जेक्ट बना लो, -1 इधर जाके क्या होगा, +1, तो -3 + 1 इज इक्वल टू 2y, -3 + 1 कितना होता है, -2, ऐसा ही। -2 इज इक्वल टू 2y, 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेज के डिवाइड कर दो, -2 / 2 इज इक्वल टू y, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या ढूंढा है, हमने ढूंढी है x की और y की वैल्यू। ये एग्जिस्ट कर कहाँ पे रही थी, ये आपकी ओ आर की इस वाली इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रही थी। मैं इसको वापस से लिख रहा हूँ। हमने बोला था कि वेक्टर ओ आर जो है वो बराबर है x टाइम्स ए के और y टाइम्स बी के। यहाँ पे जरा पुट करो x और y की वैल्यू। x की वैल्यू 1 थी तो 1a, प्लस y की वैल्यू -1 थी तो -1b। ये आपका एट द एंड बचेगा क्या, a, और प्लस माइनस माइनस, तो a माइनस बी बचेगा। तो वेक्टर ओ आर जो है वो आपका किसके बराबर है, a माइनस बी के। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, हमने ढूंढना क्या था, एक्सप्रेस वेक्टर ओ आर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। हमने यही तो कर लिया, हमने वेक्टर ओ आर बता दिया ए और बी की टर्म्स है। यानी इसका मतलब पता है क्या, अगर यहाँ पे ए की जगह तुम ए की वैल्यू रखोगे, ये वाली, और बी की जगह बी की वैल्यू रखोगे, तो तुम्हारे पास बेसिकली वही वेक्टर आ जाएगा जो कि तुम्हें ओ से लेके आर पे जाने के लिए जरूरी है, ठीक है। और इसको तुम लोग चाहो तो खुद से अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? ए की जगह यार उसकी वैल्यू रख लो, क्या है, -1 एंड -2, माइनस बी की जगह बी की वैल्यू रख लो, क्या है, 2 एंड 0। तो -1 -2 आपका कितना होता है, -3, और -2 -0 आपका कितना होता है, एक मिनट, हमारा गलत क्यों आ रहा है, ये ऊपर तो -3 होगा, नीचे -2 नहीं आना चाहिए ना हमारा। ओके, आई थिंक हमने ये गलती की है। एक मिनट रुकना, मैं जरा इसको चेक करूं कि हमारी आंसर में गलती क्यों आई है, मुझे एक मिनट दो। एक गलती हुई है कि हमारी जो यहाँ पे y की वैल्यू थी वो थी 2 इज इक्वल टू -2x + 0।
या अगर हम अभी सिर्फ राइट साइड की बात करें तो -2x + 0 आपका -2x ही होता है। वो माइनस मेरा ब्रैकेट के साथ मिल गया था तो मैं उसको देखा नहीं, तो ये आपकी -2x इक्वेशन है। यानी अगर अब हम y की वैल्यू को y की इक्वल टू पुट करें तो ये आपका होगा 2 इज इक्वल टू -2x। तो 2 इज इक्वल टू -2x। अब बाकी भी हमारे आंसर के हिसाब से सही होंगे। तो ये आपका -2x है, इधर भी -2x आएगा, और -2 इधर आगे जब उससे डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आएगी -1। और बेसिकली राइट साइड वाली पूरी चीज़ 1 मिनट गलत हो गई है, तो सही कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो वापस से करते हैं, एक्स की वैल्यू -1 आ रही है हमारी, तो -3 इज इक्वल टू 2y माइनस, और एक्स की वैल्यू है -1, तो -3 इज इक्वल टू 2y माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा +1। ठीक है, और +1 इधर आके माइनस होगा, तो -3 और -1 इज इक्वल टू 2y, -3 -1 आपका होता है -4 इज इक्वल टू 2y, और 2 इधर आके -4 से डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा -2 इज इक्वल टू y। एक्स की वैल्यू है आपकी -1, वाई की वैल्यू है आपकी -2। ठीक है, अब यहाँ पे सही कर लो, यहाँ पे वाई की वैल्यू हमने गलत पुट की थी, -1, -1 नहीं है वाई की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू भी 1 नहीं है, तो इस पूरी चीज़ को हटा लो। ये हमारी वेक्टर ओ आर की इक्वेशन बन गई थी। तो वेक्टर ओ आर जो है वो हमारा इक्वल होगा, एक्स की वैल्यू कितनी है -1a, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है -2b। तो ये हमारी एट द एंड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी -a -2b। ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी ओ आर की आ गई इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अब तुम लोग अगेन चाहो तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देना, जैसे हमने अभी पहले पुट की तो हमें अपनी गलती दिख गई, तो ए की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देना, तो तुम्हें एग्जैक्ट वही आंसर आना चाहिए जो कि तुमने खुद निकाला है। ठीक है, तो माइनस ए की वैल्यू कितनी है -1 एंड -2, फिर -2, और बी की वैल्यू कितनी है 2 एंड 0। इसको जरा सिंप्लीफाई कर दो, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो हो जाएगा 1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो ये हो जाएगा 2, और फिर इधर आपका है माइनस, तो -2 × 2 आपका होता है 4, और 2 × 0 आपका होता है 0। तो 1 - 4 आपका होता है -3, और 2 - 0 आपका होता है 2। अब होपफुली हमारा ये वही वाला आंसर आ रहा होगा जो कि हमने वेक्टर से किया था। तो यहाँ पे अगर तुम लोग नोट करो तो वेक्टर ओ आर कितना है -3 और 2, और जब हमने अपनी इक्वेशन में जो हमने खुद बनाई है उसमें जब हमने ए और बी की वैल्यू पुट करी तो हमारा भी आंसर क्या आ रहा है -3 और 2। अगेन ये जो हमने यहाँ से नीचे का पार्ट किया ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ये पता करने के लिए कि ये चीज़ हमने सही किया या गलत। जैसे अभी हमने पहला पार्ट गलत किया था तो हमें अपनी गलती समझ आ गई, हमने वापस से सही कर ली। तो ये चीज़ तुम लोग भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, इस तरह के पार्ट न इससे पहले है न इसके बाद है। तो एक दफ़ा फिर से देख लो, हमने बताना था वेक्टर ओ आर, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन के साथ। कॉम्प्लिकेशन क्या थी कि ए और बी लाजमी चाहिए था हमें आंसर में। तो हमने पहले ये देखा कि अगर हम सिंपली वेक्टर की टर्म्स में देखें तो ओ से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट लेफ्ट जा रहे हैं, और 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर जा रहे हैं। तो हमने उसका वेक्टर वैसे देखा कि -3 और 2 आ रहे हैं, लेकिन ए और बी चाहिए था ना हमें। तो हमने ये देखा कि यार हमें ये बात तो पता है कि मूवमेंट जो है वो हमारी लाजमी ए और बी की टर्म्स में ही होनी है, इसके अलावा नहीं हो सकती। और मूवमेंट हमारी दो ही तरह की होती है, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है और एक वर्टिकल मूवमेंट होती है। तो हमने बोला ठीक है, हम एक इक्वेशन बना लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर ओ आर है वो बराबर होगा एक्स टाइम्स ए की मूवमेंट के और वाई टाइम्स बी की मूवमेंट के। या हम इसको एक और चीज भी बोल सकते थे कि वेक्टर ओ आर जो है वो हमारा बराबर होगा एक्स टाइम्स बी की मूवमेंट के और वाई टाइम्स ए की मूवमेंट के, दोनों चीजें सही हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ सिंपली वैल्यूज पुट करना शुरू की। वेक्टर ओ आर की जगह उसकी वैल्यू रखी, ए की जगह उसकी वैल्यू रखी, बी की जगह उसकी वैल्यू रखी, और नॉर्मल जैसे सॉल्व करते आए हैं वैसे किया। एट दी एंड हमारी इक्वेशन के दोनों साइड पे एक एक वेक्टर बच गए थे। इस वेक्टर की x की वैल्यू हमें पता है इसके x से बराबर होगी, इस वेक्टर की y की वैल्यू इस वेक्टर की y की वैल्यू के बराबर होगी। हमने दोनों को इक्वल टू पुट किया, और उन दोनों इक्वेशंस को हमने अलग अलग लिख लिया। सबसे आसान इक्वेशन जो सॉल्व करना थी वो राइट साइड वाली थी। एक जगह पे 2 है, एक जगह पे -2 है। जब 2 से आके -2 डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। ये -1 को हमने अपने क्वेश्चन में रख के इक्वेशन में रख के y को देख लिया, और y का क्या आंसर आ रहा है -2। फिर हमने देखा कि यार जब हमारे पास x की और y की वैल्यू आ गई है तो हमने जो इक्वेशन बनाई है ऊपर x टाइम्स a प्लस वाई टाइम्स बी की, इसकी जगह पुट कर दो। तो जब हमने इसकी जगह पुट किया तो हमारे पास एट दी एंड बचा क्या -a -2b।
यहाँ हमारा आंसर खत्म हो गया था, यहाँ पे हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगेन हर चीज को चेक करना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे मार्क्स बच सकते हैं हमारे कहीं पे अगर कट भी रहे हुए। तो हमने बोला अगर ये हमारी इक्वेशन बन रही है, तो अगर इसमें हम ए की और बी की वैल्यू पुट करें, तो हमारा आंसर वही आना चाहिए जो कि हमारा वेक्टर का आ रहा है। तो हमने ठीक बोला, ठीक है, हम ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे, बी की जगह बी की वैल्यू रखेंगे, और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई जब किया, तो आंसर एट द एंड हमारा क्या बचा था, -3 और 2। और ये हमें पता है कि -3 और 2 हमारा वेक्टर्स का भी था, और जो हमने इक्वेशन डाली है उसके हिसाब से भी आ रहा है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि हमने जो इक्वेशन बनाई है, ये हमने बिल्कुल सही बनाई है। ये 3 मार्क का सवाल था। इस पे मैंने लिखा नहीं है, आगे था पेज पे। ये आई थिंक 3 मार्क का सवाल था। ठीक है, ये हमारा ग्राफ का एक और क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो वेक्टर्स के आखिरी क्वेश्चन पे आ जाओ। और यहाँ पे हमें कह रहा है कि द डायग्राम शोज द वेक्टर पी क्यू एंड क्यू आर। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, पी क्यू और क्यू आर। और हमें बताया हुआ है कि पी क्यू का वेक्टर जो है वो 5 और 2 है। यानी पी से जब क्यू जाओगे, तो 1.2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट्स राइट मूव करोगे, और 1.2 पॉइंट्स अपवर्ड मूव करोगे। और वेक्टर क्यू आर जो है वो ए और बी की टर्म्स है। तो हमें पता है यार कि हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। क्यू से आर जाना है ना, तो 1 पॉइंट राइट मूव करोगे। क्यू से आर जाने के लिए 1 पॉइंट राइट मूव करोगे, और राइट पे आपकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और फिर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट नीचे की साइड मूव करोगे, तो नीचे साइड पे मूवमेंट क्या होती है आपकी, नेगेटिव। तो अगर हमसे पूछे कि वेक्टर क्यू आर किसके बराबर है, तो हम बोल देंगे 1 एंड -3 के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। हमें पार्ट 1 में कह रहा है फाइंड ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी क्या है, हमें उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में कि वेक्टर क्यू आर जो है वो बराबर है ए एंड बी के। और हमने वेक्टर क्यू आर जो निकाला है वो कितना निकाला है, 1 एंड -3 के। तो कंपेयर कर लो, यहाँ की एक्स की वैल्यू को इधर एक्स की वैल्यू के साथ कंपेयर कर लो, यहाँ पे वाई की वैल्यू को इधर वाई की वैल्यू के साथ कंपेयर कर लो। तो ए की वैल्यू जो है वो आपकी आ रही है 1, और बी की वैल्यू जो है वो आपकी आ रही है -3। ठीक है, आगे आ जाओ। पार्ट 2, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू हमें दिया हुआ है, दोनों के पॉइंट्स 5 और 2। सिंपली इंफॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करनी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू इक्वल्स टू √x² प्लस y²। 5 का स्क्वायर आपका होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, 25 + 4 आपका होता है √29। इसको और हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। √29, ये आपका आता है 5.385। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 5.385 यूनिट्स। ठीक है, ये आसान सा पार्ट था, मैं कहा था तुम लोगों को ग्राफ के साथ करा दूंगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, इसका पार्ट बी भी है। पार्ट बी जरा देखते हैं क्या क्या रहा है। हमें कह रहा है ओ ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम। ओ ए सी बी जो है ये आपका एक पैरेललोग्राम है। और वेक्टर ओ ए जो है वो आपका ए के बराबर है। वेक्टर ओ बी जो है वो आपका बी के बराबर है। और डी इज द पॉइंट सच दैट, आगे रेशो की कहानी है, अभी इसको छोड़ देते हैं। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये भी रेशो की कहानी है। देखो सबसे पहली चीज जो हमें डायग्राम देखते ही समझ आनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन पढ़ते ही समझ आनी चाहिए, कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा इक्वल वेक्टर्स का। अगर ओ से लेके ए तक वेक्टर ए है, तो ओ से लेके बी से लेके सी तक भी कितना होना चाहिए, बी से लेके सी तक भी आपका वेक्टर ए होना चाहिए। और लाइक वाइज ओ से लेके बी तक अगर वेक्टर आपका बी है, तो ओ से लेके ए से लेके सी तक भी आपका वेक्टर कितना होना चाहिए, वो भी आपका बी होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ इक्वल वेक्टर हमने लगाया है। अच्छा, उसके बाद रेशोज भी हैं। रेशो में सबसे पहले पॉइंट डी का बताया हुआ है। पॉइंट डी का है, पॉइंट डी, पॉइंट डी, पॉइंट डी। एक मिनट देख लेते हैं। वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू ए, एंड वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू बी, एंड डी इज द पॉइंट सच दैट 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू बी डी। अच्छा, हमें इस लाइन के बताया हुआ है, ये वाली लाइन का। वेक्टर्स को सॉल्व कर लो। हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक जगह रखो, और अपनी वेक्टर्स को एक जगह रखो। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इज इक्वल टू वेक्टर बी डी ओवर वेक्टर ओ बी। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वेक्टर बी डी जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। यानी ऑल द वे
यहाँ से लेके यहाँ तक 2 रेशो है। और वेक्टर ओ बी के कितने पार्ट्स हैं? वेक्टर ओ बी के 1 पार्ट्स हैं, यानी ऑल द वे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 के बराबर है, 1 रेशो। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आगे कहीं भी चलने से पहले हमें वेक्टर ओ बी बताया हुआ है कितना है? बी है, एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। और वेक्टर ओ बी की रेशो की भी वैल्यू दी हुई है 1। तो अगर हम b डिवाइडेड बाय 1 करें तो आंसर क्या आएगा? b। और ये b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये b आपका सिंगल रेशो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो b से लेके d के पास कितने रेशो हैं? b से लेके d के पास 2 रेशो हैं। तो अगर हमने बात करनी हो कि b से लेके d का वेक्टर किसके बराबर होगा, तो वो 2b के बराबर होगा। b का डबल कितना होता है? 2b। ठीक है। ये चीज असल आइडेंटिफाई करने वाली थी कि अगर o से लेके b तक b है, तो b से लेके d तक कितना हो जाएगा? 2b। और अगर हम टोटल बात करें o से लेके d की, तो b प्लस 2b कितना होता है? 3b। तो टोटल 3b हो जाएगा। फिर आगे आ जाओ। आगे हमें कह रहा है E इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ये ई जो है, ये आपका मिड पॉइंट है किसका? सी डी का। यानी सी डी की जो भी लेंथ आएगी, हम उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी सी से ई की और ई से डी की। ठीक है। है। पहले पार्ट में कह रहा है एक्सप्रेस वेक्टर सी ई एज सिंपली एज पॉसिबल। हमसे पहले पार्ट में पूछ ही ये रहा है कि सी ई का वेक्टर बता दो। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें पहले वेक्टर सी डी निकालना पड़ेगा। और वेक्टर सी डी निकालने के लिए अगर सी से डी जाना है, तो सी से पहले तो हमें बी आना पड़ेगा। ठीक है। और फिर बी से हमें डी आना पड़ेगा। सी से बी का वेक्टर कितनी गिवन है हमारे पास? हमारे पास बी से सी का वेक्टर गिवन है पॉजिटिव ए। उसकी अगेंस्ट जा रहे हैं डायरेक्शन के, तो ये आपका नेगेटिव ए हो जाएगा। और फिर बी से लेके डी का वेक्टर हमारे पास गिवन है 2b। तो ये हमारा होगा नेगेटिव ए सबसे पहले, और फिर 2b। ये आपका वेक्टर क्या है? ये आपका वेक्टर सी डी है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें वेक्टर चाहिए सी ई। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 2b - a डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा इसका आंसर आ गया। 2b - a डिवाइडेड बाई 2। इसको यहाँ पे लिख दो कि वेक्टर सी ई जो है, ये हमारा बराबर है 2b - a डिवाइडेड बाई 2 के। और इसी तरह वेक्टर ई डी भी जो है, वो भी हमारा बराबर है 2b - a डिवाइड बाई 2 के। और अगर हम टोटल की टर्म्स में बात करें, तो ऑल द वे फ्रॉम सी टू डी, ये आपका है 2b - a। ये आपका वेक्टर सी डी है। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ। पार्ट 2, एक्सप्रेस वेक्टर ओ ई। पॉइंट ए ओ ये रहा, पॉइंट ई ये रहा। अब ओ से ई पे जाना है, तो ओ से पहले डी पे आ जाओ, और डी से फिर ई पे चले जाओ। ओ से डी जाने के लिए हमारे पास अभी हमने बात की थी कि अगर ओ से बी बी के बराबर है, और बी से डी 2b के बराबर है, तो ऑल द वे फ्रॉम ओ टू डी कितना हो जाएगा? b + 2b 3b हो जाएगा। और हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 3b। और उसके बाद डी से ई पे जाना है, और हम अगेंस्ट जा रहे हैं डायरेक्शन के। डायरेक्शन हमारी यूं है, जहां हम किस तरह रहे हैं? यूं। तो 2b - a/2 को हम नेगेटिव कर देंगे। कैसे करेंगे? नेगेटिव का साइन लगाओ, 2b - a/2 लिख दो। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपका होगा 3b, और -2b आपका कितना होता है? -2b हो जाएगा, माइनस माइनस आपका हो जाएगा +a/2। अब 3b के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 होगा। इसको हम 2 लाने, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ये 3 × 2 कितना होता है? 3 × 2 = 6b/2 -2b + a/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक साथ लिख दोगे। 6b - 2b + a/2। तो एट द एंड आपका बचेगा क्या? 6b - 2b कितना होता है? 6b - 2b आपका 4b होता है। 4b + a/2। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। 4b + a/2। अच्छा, ये हमने कौन सी लेंथ निकाली है, इसको मेंशन कर लेते हैं। वेक्टर ओ ई की। ये वेक्टर ओ ई है। और ये कितना है? 2b, नहीं सॉरी, 4b + a/2। अच्छा, आखिरी पार्ट पे आ जाओ। इसका आखिरी पार्ट जो है ना, ये असल में नाइटमेयर है। आखिरी पार्ट पे कह क्या रहा है? एक मिनट। हाँ, आखिरी पार्ट पे कह रहा है एफ इज द पॉइंट
ऑन बी सी सच दैट वेक्टर ओ एफ इज इक्वल टू के टाइम्स वेक्टर ओ ई। अच्छा, ये इसका क्या मतलब होता है? ये जो उसने यहाँ लिखा है वेक्टर ओ एफ इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वेक्टर ओ ई, दो ही चीजें होती हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू के टाइम्स बी, यानी ये आपका होता है फर्स्ट वेक्टर, ये आपका होता है सेकंड वेक्टर। और ये पूरा फॉर्मूला आपका किन दो केसेस में लगता है? एक केस होता है आपका पैरेलल, और एक केस आपका होता है कोलिनियर। इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, कौन सा है? अगर तो लेटर रिपीट हो रहे हैं तो कोलिनियर है। यानी अगर वेक्टर सॉरी वेक्टर ओ एफ की बात करें, तो इसमें लेटर ओ है, इसमें एफ है, इसमें ओ है, इसमें ई है। लेटर ओ दो दफा रिपीट हो रहा है ना, तो ये हमारे कोलिनियर की बात हो रही है। कौन कौन से पॉइंट्स कोलिनियर हैं? ओ एफ एंड ई। कहाँ डायग्राम पे देखो, ओ एफ एंड ई। अब यहाँ पे ट्रिक पता है क्या है? अगर तो तुम लाइन खुद से बनाओगे ना, जैसे अभी मैंने बनाई है, तो एफ हमें लग रहा है कि ये इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, यानी ओ ई की जो लाइन है ये इस पे लाई नहीं कर रहा। लेकिन उसने नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, उसने उसमें तुम्हें बता दिया कि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। यानी ये जो पॉइंट एफ है ना, ये वहां के बजाय इधर होना चाहिए। ये पॉइंट एफ है आपका, सेम पॉइंट उस पे लाई कर रहा है। अब हमने ढूंढना क्या है? हमने ढूंढना है फाइंड द रेशियो ऑफ बी एफ इज टू एफ सी। बी एफ इज टू एफ सी, बी से एफ ये रहा, एफ से सी ये रहा। हमें इसका टोटल पता है, बी से लेके सी तक कितना है? ए है। यहाँ पे मसला ये है कि अगर तो हमें इसमें से कोई भी एक लेंथ चाहिए हो, लेट से हमें बी से एफ चाहिए, तो बी से एफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एफ बी से पहले ओ आना पड़ेगा, ठीक है, और फिर ओ से हमें एफ आना पड़ेगा। लेकिन ओ से एफ की हमें डायरेक्ट नहीं पता, ठीक है। या हम ये कर सकते हैं कि अगर बी से एफ जाना है, तो बी से पहले डी आ जाए, डी से ई आ जाए, और फिर ई से एफ आ जाए। लेकिन हमें अगेन ई से एफ की डायरेक्शन नहीं पता और ना निकाल सकते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि एफ से सी देख लेते हैं, अगर निकाल सकते हो। तो एफ से सी अगेन कैसे निकलेगा? सी से ई आओ जाओ, और ई से एफ आ जाओ, लेकिन ई से एफ नहीं पता। या अगर एफ से सी जाना है, तो एफ से ओ आ जाओ, ओ से ए आ जाओ, ओ ए से सी आ जाओ, लेकिन अगेन एफ से ओ नहीं पता और ना निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी तरीके हैं वेक्टर्स ढूंढने के, वो सब यहाँ पे ना फेल हो जाते हैं। मतलब हम निकाल नहीं सकते किसी भी तरीके से, ना बी एफ निकाल सकते हैं, ना एफ सी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो असल चीज समझने वाली है ना, अच्छा देखो, अगर तुम लोग नोट करो कि ओ से लेके ई, ई से लेके डी, और डी से लेके ओ, ये क्या है? ये ट्रायंगल है, ठीक है। और ये ट्रायंगल अगर हम अलग से बनाए तो हमें ज्यादा अच्छा बेहतर समझ आएगा। ये ट्रायंगल को ना यहाँ पे बनाते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। और ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, और एक इस तरह की लाइन जा रही है। ये किसके बराबर है? ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब यहाँ पे अगर तुम लोग नोट करो, तो यहाँ पे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगा सकते हैं। अब वो कैसे लगा सकते हैं यार? देखो, मुझे एक चीज बताओ। हमने अभी ऊपर वाले पार्ट में वेक्टर ओ ई ढूंढा था, और उसका आंसर क्या आ रहा था? उसका आंसर आ रहा था 4b+a/2। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं, अलग अलग अगर लिखना चाहें, तो ये आपका होगा। यार क्या कर रहा है, इतना हैंग क्यों हो रहा है? हाँ, ये आप हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 4b। अरे भाई, एक मिनट रुको, क्या हो गया इसको? हम इसको यूं लिख सकते हैं कि 4b/2 +a/2, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा बराबर हो जाएगा 2b+a/2। ऐसा ही। इसका मतलब ये है कि अगर वेक्टर ओ ई हमारा बराबर है 2b+½ a के, तो हमारी मूवमेंट क्या आई होगी? यार हमने पॉइंट ओ से ई पे जाना था ना, 2b का मतलब है हम लोग ने ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की होगी। अच्छा मुझे बताओ, ओ से लेके बी तक, हाँ, एक बी की मूवमेंट हो गई। मूवमेंट कितनी है भाई? 2 बीस की। तो मुझे बताओ, अगर बी से लेके डी तक, बी से लेके
डी तक आपका टोटल 2b है, तो इसका हाफ कितना होगा b। लेट से यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपका हमें ये पता चल जाए कि b है, तो मुझे बताओ पहले उसने 2b की मूवमेंट की, यानी o से वो ऑल द वे इधर आया होगा, ये b और ये b कितना हो गया 2b। तो अगर तुम नोट करो तो ये क्या लिखा हुआ है 2b, और उसके बाद उसने पॉजिटिव मूवमेंट की है a की टर्म्स में। यार अगर यहाँ से a की टर्म्स में मूवमेंट किए तो कुछ इस तरह की होगी, इस तरह से। और ये मैं इसको क्यों बोला हूँ कि एक ही मूवमेंट है, आपकी ये जो लाइन इधर बनी हुई है ना, ये किसकी है, ये एक ही मूवमेंट है, तो ये भी मूवमेंट किस तरह की होगी, ये भी एक ही होगी। तो जो हमारी a/2 की मूवमेंट है वो इधर की है। ठीक है, तो अगर इसको हमने डायग्राम पे बनाना हो तो हम किस तरह बनाएंगे। हमें पता है कि o से लेके b तक, इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ। o से लेके b तक आपका b के बराबर था, ठीक है। b से लेके d तक आपका 2b के बराबर था। तो हमने बात की 2b का हाफ कितना होता है, 2b का हाफ b होता है। तो लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी b हो जाएगा। तो o से लेके e की जो हमारी वेक्टर की मूवमेंट थी वो थी 2b प्लस हाफ a, या a/2 इसको बोल सकते हैं। तो हमने बोला ठीक है, अगर o से e जाना है तो इसका ये मतलब है कि हमने पहले 2b की मूवमेंट की, यानी हम इधर है, और फिर यहाँ से हम कहाँ गए होंगे, यहाँ से हम ऊपर गए होंगे। तो एक मिनट में ट्राइंगल ट्राइंगल सही कर लूँ, इस तरीके का ये पॉइंट ये। उसके बाद हमने क्या किया होगा, उसके बाद हमने थोड़ी सी यू मूवमेंट की होगी, वो किसके बराबर है a/2 के। तो अगर यहाँ से यहाँ की एक लाइन बने तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका a/2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें मेंसुरेशन के चैप्टर में सिमिलैरिटी में, उसमें हमने क्या बोला था कि अगर आपका एक ट्रायंगल हो, ठीक है। अच्छा ट्रायंगल अब हम कौन सा वाला देख रहे हैं, ट्रायंगल हम ये वाला देख रहे हैं, ये वाला। हम ये ब्राइट साइड वाला नहीं देख रहे, इसको मिटाई देते हैं, अब ये हमारे काम का नहीं है, ये हटा दो इसको। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर एक ट्रायंगल के बीच में आपकी इसी लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक और लाइन बन जाए, यानी पैरेलल लाइन बने, ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल बने, तो यहाँ पे हमारे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगता है। अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल को देखें, बड़े वाले ट्रायंगल में दो लेंस गिवन है, ओ से लेके इधर तक की, वो किसके बराबर है, b+b 2b के, यानी यहाँ से लेके ऑल द वे यहाँ तक ये आपका किसके बराबर है 2b के। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 2b डिवाइड इस वाले ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी होगी 2b के, ये वाली, b वाली। तो 2b डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू, अब दूसरी लेंथ उठानी है। बड़े वाले ट्रायंगल में हमने एक लेंथ उठा ली 2b, अब दूसरी लेंथ कौन सी बची, a/2। इसको हम 0.5 a भी बोल सकते हैं। तो a/2 का मतलब है 0.5 a, और 0.5 a की कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी होगी, बड़े वाले ट्रायंगल की ये थी, तो छोटे वाले ट्रायंगल की ये होगी। इसको लेट से नाम x दे देते हैं, इसको हम नाम x दे देते हैं। अब सिंपली मुझे बताओ यार, b से b कैंसिल, आपका क्या बचा 2 = 0.5 a/x। x को सब्जेक्ट बना लो, x इधर आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x = 0.5 a/2। और इसका आंसर देख लेते हैं क्या आता है, 0.5 ÷ 2, ये आपका आंसर आता है 1/4। x = 1/4। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ढूंढ ली, और अगर डायग्राम पे देखें तो कौन सी लेंथ ढूंढी है, ए से लेके एफ तक की, ये है 1/4। एक मिनट यार, पेन मोटा है। 1/4 a, यहाँ से लेके यहाँ तक की है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये पूरी लेंथ ए के बराबर थी, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ किसके बराबर है, 1/4 के। नीचे वाला नंबर क्या बताते हैं, नीचे वाला नंबर टोटल बताते हैं। टोटल किसका, बी से लेके सी का टोटल अगर 4 है, उसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक रेशो 1 हट गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशो कितना होगा, 4 - 1 3 होगा। तो इधर से लेके इधर तक का रेशो जो होगा वो आपका होगा 3। और अगर इसको हम लोग प्रॉपर वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम बोलेंगे 3/4 ए। हमने ढूंढना क्या था, हमने ढूंढना था बी से एफ का रेशो,
और बी एफ से सी का रेशो। तो यार मुझे बताओ, बी से एफ के पास कितने रेशो हैं? 1। एफ से सी के पास कितने रेशो हैं? 3। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1:3। ये इतना सा काम था हमारा, लेकिन थोड़ा सा ना ट्रिकी है। असल में हुआ क्या था, देखो क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया ना। पहली दफा जब सुनते हैं समझ नहीं आती, ऐसे ही है। तो हम इसको एक और दफा देखते हैं। यार हमने ये वाला पार्ट ना समझना था असल में। उससे बोला था एफ जो है आपका एक पॉइंट है बी सी पे, और बी सी आपकी कौन सी लेंथ है? बी सी आपकी ये वाली लेंथ है, और इस पे एक पॉइंट यहाँ पे एफ लाई कर रहा है। उसने बोला कि इस तरीके से लाई कर रहा है कि वेक्टर ओ एफ जो है वो के टाइम्स है वेक्टर ओ ई के। अब ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू के टाइम्स बी। ए हमारा होता है फर्स्ट वेक्टर, बी होता है हमारा सेकंड वेक्टर। और ये वाला फॉर्मूला हमारा दो ही केसेस में लगता है, जब या तो आपकी दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, या दो पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो, यानी सेम लाइन पे दो पॉइंट्स लाई कर रहे हो। कोलिनियर हम कब बोलते हैं? जब आपके इधर लेटर्स रिपीट हो रहे हो। तो इधर लेटर ओ था, इधर लेटर ओ था, दोनों लेटर रिपीट हो रहा है। लेटर रिपीट का मतलब होता है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है कि आपकी एक ही लाइन पे डिफरेंट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। अब वो कैसे देखेंगे हम? यहाँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ओ है, एफ है और ई है। तो हमने देखा कि ओ से ई की जो लाइन है ना, ऑल्दो के डायग्राम जो एग्जामिनर ने बनाई थी, एफ वो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा था, एफ अलग से लाई कर रहा था। लेकिन ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था, उसने आगे खुद ही बता दिया कि एक ही लाइन पे ओ एफ एंड ई लाई कर रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है, हमें ये बात तो समझ आ गई कि सिंगल लाइन पे आपके तीनों अल्फाबेट्स लाई कर रहे हैं। अब उसने आगे तुमसे बोला कि हमें बी से एफ का और एफ से सी का रेशो बता दो। हम कैसे बताएंगे रेशो? हमने बोला चलो, हमें जो एक नॉर्मल एक बंदे का दिमाग काम करेगा वो ये करेगा कि ठीक है, हमें पता है बी से लेके सी का टोटल कितना है, ए है। तो हम एक काम करते हैं, बी से एफ ढूंढ लेते हैं। बी से एफ कैसे ढूंढेंगे? यार बी से अगर एफ जाना है तो बी से ओ आ जाओ, वो हमें लेंथ गिवन है बी। और फिर ओ से एफ आ जाओ। लेकिन ओ से एफ तो लेंथ गिवन ही नहीं थी। हमने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं, हम दूसरी तरह से आ जाते हैं। हमने बोला कि बी से पहले डी आ जाओ, वो लेंथ हमें गिवन है 2b। फिर डी से ई आ जाओ, ये लेंथ भी हमें गिवन है 2b माइनस ए और 2। और फिर ई से एफ आ जाओ, लेकिन ई से एफ तो नहीं गिवन ना, हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ तो हमारी यहाँ पे फेल हो गई कि हम बी से एफ लेंथ नहीं निकाल सकते थे। फिर हमने बोला कोई मसला नहीं है, अभी भी बहुत चीज़ें हैं, हम एफ से सी निकालेंगे। अब एफ से सी निकालने के लिए पहले एफ से ई जाना पड़ेगा, और बात तो वही हो गई ना, ये लेंथ तो गिवन नहीं थी। और फिर ई से सी जाना पड़ेगा जो लेंथ गिवन है। लेकिन मसला ये है कि ये जो आपकी ये एफ से ई और ओ से एफ वाली जो लेंथ है ना, ये किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते वेक्टर के थ्रू। तो अब हमारे यहाँ पे परेशान हुए कि वेक्टर से सब फेल हो गए। तो अब क्या होगा यहाँ पे? हमने बोला ठीक है, अभी भी परेशान होने वाली बात नहीं। हमने ये पूरा ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, ठीक है। और नीचे हमने ट्रायंगल बना के उसको लेबलिंग की, जो हमारी क्वेश्चन में लेबलिंग की। पॉइंट ओ, पॉइंट ई, इधर आपका एक और पॉइंट था, वो पॉइंट डी था आई थिंक। इस तरह से हमने लेबलिंग की। और हमने ये देखा कि यार जो हमारा वेक्टर ओ ई है, यानी पॉइंट ओ से ई पे जो जाने के लिए वेक्टर आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 2b+½ a। अब बी की मूवमेंट क्या है? या बी की मूवमेंट ये हॉरिजॉन्टल थी। तो 2b का मतलब है दो दफा बी उसने क्रॉस किया होगा। पहले वो ओ से बी आया, तो सिंगल बी क्रॉस कर लिया, फिर एक और बी भी तो क्रॉस किया होगा। तो यार बी से ई जो बी से डी जो था, वो हमारा 2b के बराबर था, लेकिन हमें क्या चाहिए? एक सिंगल बी। तो हमें पता है यार, अगर 2b का हाफ कर दो तो सिंगल बी आ जाता है। तो हमने बी से लेके डी के सेंटर में एक पॉइंट मार्क किया, और हमने बोला कि बी से लेके इस पॉइंट तक आपकी जो लेंथ है वो बी के बराबर है, और हमने मूवमेंट कितनी करनी थी? 2b। तो हम ओ से शुरू हुए, और जो पॉइंट हमने मार्क किया वहां तक आए, तो ये हमारी 2b की मूवमेंट हो गई। 2b+½ a में से 2b की मूवमेंट हो गई। अब मूवमेंट कौन सी बची थी? ½ a की। अब ए की मूवमेंट क्या है? तो उसके लिए हमने ये देखा कि अगर हमारी लाइन बी से लेके सी, ए की मूवमेंट हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो पॉइंट हमने मार्क किया है यहाँ से लेके ई तक भी कितनी मूवमेंट होगी? ए की मूवमेंट होगी। तो हमने एक लाइन बनाई, जो पॉइंट हमने मार्क किया वहां से लेके ई तक की, और वो मूवमेंट हमने बता दी a/2 की है। इस पूरी चीज को हमने एक डायग्राम में बनाया अलग से। हम लोग पहले ओ से आए उस पॉइंट तक जो हमने खुद मार्क किया, ठीक है। ये आपकी 2b की मूवमेंट हुई। और फिर जो पॉइंट हमने मार्क किया वहां से लेके ई तक आए, और वो कितनी थी? a/2।
ये पूरी इंफॉर्मेशन हमने कहाँ से निकाली है? हमने थर्ड पार्ट से निकाली है, जो हमारा क्या था, 2b+12a, वहां से हमने निकाली। और फिर हमने देखा कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपका एक ट्राइंगल है और उसके अंदर एक और लाइन बनी हुई हो जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग हो वन ऑफ द लाइंस जो कि पहले से बनी हुई है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट लगता है सिमिलर ट्राइंगल्स का। अब सिमिलर ट्राइंगल्स में हमें कॉरेस्पॉन्डिंग लेंस चाहिए होती हैं। तो हमने देखा एक हमारा छोटा वाला ट्राइंगल है, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल है, और एक ये हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल। तो हमने बोला ठीक है, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ढूंढनी है ना। हमने सबसे पहले नीचे वाली लेंथ देखी, जो किसके बराबर थी, 2b के। बड़े वाले ट्राइंगल की ये आ गई, और छोटे वाले ट्राइंगल की क्या होगी, छोटे वाले ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ b होगी। तो 2b/b। और फिर हमने दूसरी लेंथ उठाई, बड़े वाले ट्राइंगल की ये वाली, और छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली। तो a/2 का मतलब होता है 0.5a। और दूसरी लेंथ हमें नहीं मालूम थी, असल में ढूंढनी ये थी ना, तो वो हमने बोल दी x है। फिर जैसे x को सब्जेक्ट बनाते हैं, हमने x को सब्जेक्ट बनाया, और x की क्या वैल्यू आई, 1/4 a। 1/4 का मतलब है हमने f से लेके b तक की लेंथ ढूंढी, और डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ ढूंढी। अब 1/4 का मतलब है कि अगर टोटल लेंथ आपकी a है, तो f से लेके b कितना पार्ट ले रहा है, 1/4 ले रहा है। तो नीचे वाला जो नंबर होता है वो हमारा टोटल रिप्रेजेंट करता है। ये टोटल 4 का क्या मतलब है, b से लेके c तक का रेशो 4 है। 4 रेशो में से अगर एफ बी ने 1 रेशो ले लिया, तो एफ से लेके सी के पास कितना रेशो बचेगा, 4 - 1 कितना होता है, 3। तो हमने ये बोला कि एफ से सी का फिर जो रेशो आएगा वो आएगा 3/4। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने लेंथ को डिवाइड कर लिया दो हिस्सों में। तो रेशो उसने पूछा किसका था, बी एफ और एफ सी का। तो बी एफ का रेशो कितना है, बी एफ का रेशो 1 था, और एफ सी का रेशो 3 था। तो हमने आंसर दे दिया 1/3। इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स ही नहीं, वेक्टर्स के साथ सिमिलर ट्रायंगल्स भी लग रहे थे। और वो भी कैसे लग रहे थे कि हमने खुद ही बनाने थे, और क्वेश्चन ने हमें ऐसी कोई हिंट नहीं दी थी कि सिमिलर ट्रायंगल लगेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, अलॉन्ग विद पूरा पास पेपर्स के टॉपिक के साथ। ठीक है।